बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आज किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय लेके आए हैं। खरीफ मौसम में प्याज की खेती किस प्रकार से की जाए, और दूसरा है घर में लत्तेदार सब्जियों की सिंचाई प्रबंधन कैसे की जाए। लेकिन इन सब से पहले हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। सीमित स्तर पर एरोबिक विधि से धान की सीधी बुआई तकनीक को अपनाएं। हल्दी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं राजेंद्र सोनिया। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मौसम परिवर्तन को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान सीमित स्तर पर एरोबिक विधि से धान की सीधी बुआई तकनीक को अपनाएं। इससे विषम मौसम में भी किसानों को नुकसान नहीं होगा और उत्पादन बेहतर होगा। हल्दी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति बीज हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में राजेंद्र सोनिया लगाएं। हल्दी की खेती के लिए बलुई, दोमट और जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त है। हल्दी की 1-2 आंख वाली बीज की गांठ को लगाएं। साथ ही गर्मी में समतल जमीन में खेती करें और 7 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई बीजों को हिल पर बोने के लिए नवीन डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 3200 हिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, इस मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा रहता है। इन कीटों से बचाव के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिनों पर यह ट्रैप जरूर बदलें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और साथ में मौसम का हाल भी जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र,
1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।
तो देखा आपने कितना आसान है। प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए, इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। दर्शकों, आज हमने बात किया है खरीफ मौसम में प्याज की खेती कैसे की जाए। वैसे तो ये चुनौती भरा होता है, लेकिन यदि अच्छी सी खेती की जाए तो इससे अच्छी आमदनी होती है और बाजार की मांग को भी पूरी की जा सकती है। तो आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि खरीफ मौसम में प्याज की खेती किस प्रकार से की जाए। किसान भाइयों, प्याज यूं तो रबी की फसल है, परंतु अपने प्रदेश झारखंड में यदि हम इसकी खेती खरीफ में करें तो किसान भाई इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही साथ इससे अच्छी उपज प्राप्त कर आगे की फसल की उपज भी बढ़ा सकते हैं। खरीफ में प्याज की खेती के लिए भूमि की तैयारी करनी जरूरी है। इसके लिए 2 से 3 जुताई सामान्य हल से करके एक गहरी जुताई की जाती है ताकि भूमि समतल बन जाए। फिर इसमें 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल होता है और अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए चूने का व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास के उर्वरकों का प्रयोग भी अनिवार्य है। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची में, जहां पे आज हमारे साथ मौजूद हैं वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह सर, जो कि आज हमें कुछ विशेष जानकारी देंगे। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्याज की खेती अमूमन रबी मौसम में की जाती है, लेकिन आज हमारे साथ जो वैज्ञानिक साहब मौजूद हैं वो हमें जानकारी देंगे कि खरीफ के मौसम में भी किस तरीके से प्याज की खेती की जा सकती है, कैसे हम लोग उसमें मिट्टी तैयार कर सकते हैं, कैसे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रजातियां उनमें हम लोग खरीफ के मौसम में उगा सकते हैं। कि हम सभी जानते हैं कि रबी में सामान्य तौर पे हम झारखंड राज्य में प्याज की खेती करते हैं, परंतु यदि हम खरीफ मौसम में यानी रबी से पहले अगर प्याज की खेती करते हैं तो न सिर्फ हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है, बल्कि इससे अच्छी उपज प्राप्त करके वो अपने आगे की खेतों में भी आगे की उपज भी, आगे की जो फसल है उसमें भी उसका उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में जब हम प्याज की खेती की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है भूमि की तैयारी का। सामान्य अन्य फसलों की तरह ही इसमें हम भूमि की तैयारी पर विशेष ध्यान देते हैं, जिसमें 2 से 3 जुताई हम सामान्य हल से करके एक गहरी जुताई करते हैं। एक गहरी जुताई करके 2 से 3 जुताई हम सामान्य हल से करते हैं और भूमि को समतल बना लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम जब भी जानते हैं कि हमारी जो खेती होती है उसमें जो FYM होती है या कंपोस्ट खाद होती है, उससे भूमि में बहुत अच्छा उसका भूमिका रहती है मृदा के स्वास्थ्य के सुधार में। तो इसके क्रम में हम 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, इस प्रकार 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई खाद का प्रयोग करते हैं। खरीफ में प्याज की बुआई के 2 तरीके हैं। पहला, जो बिचड़ा तैयार रहता है जिसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती है, उसकी सीधी रोपाई की जा सकती है। दूसरी विधि में यदि किसान बिचड़ा तैयार करके रोपाई करना चाहते हैं तो उन्हें हर हाल में अप्रैल के मध्य तक बुआई कर देनी चाहिए। इसके लिए 3 से 4 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। तो जैसा हमने पहले बताया कि जो छोटे छोटे प्याज की गांठें तैयार हो जाती हैं, उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो वो हमारा साग के रूप में बहुत ही अच्छी वृद्धि लेता है और उसका अच्छा दाम भी हमारे किसान भाइयों को मिलता है। जब कभी भी अगर हम बिचड़ा तैयार करके इस समय अगर रोपाई करते हैं आगे चल के, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि चूँकि खरीफ का हम प्याज ले रहे हैं तो इसमें किसी भी हालत में ऐसी भूमि का चुनाव ना करें जहाँ पे पानी जमा होने की स्थिति पैदा होती हो। अगर झारखंड राज्य की हम बात करते हैं तो यहाँ की जो ताड़ की ज़मीन, जहाँ पानी बिल्कुल ना रुकता हो, ऐसी ज़मीन इस समय रोपाई करने के लिए बिचड़े की उपयुक्त होती है। तो ऐसी ही भूमि का चुनाव करें। और अगर हमको बल्ब का उत्पादन करना है तो यदि हम हरे प्याज का उपयोग करना चाहते हैं या उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि जो प्याज में छोटी छोटी गांठें बन चुकी हैं पहले, उनका हम रोपाई के लिए सीधा इस्तेमाल करें। जब हम दूरी की बात करते हैं तो उसके लिए हमको 15 से 20 सेंटीमीटर हमको दूरी रखनी होती है कतार से कतार के बीच में, जो पौधे हैं उनके बीच में। और इस तरह से हम जब इसको लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। खरीफ में प्याज से अच्छी उपज लेने के लिए अच्छी किस्मों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। इस मौसम के लिए अपने प्रदेश में एग्री फाउंड डार्क रेड, भीमा रेड, अर्का कल्याण आदि अच्छी किस्में मानी जाती हैं। किसान भाइयों, सामान्य रूप से जो रबी मौसम में हम प्याज की खेती करते हैं तो बहुत सारी उपयुक्त प्रजातियां होती हैं। खरीफ के लिए भी कुछ प्रजातियां विशेष रूप से अनुशंसित की गई हैं, जैसे एग्री फाउंड डार्क रेड, भीमा रेड, इसके अलावा अर्का कल्याण
इन प्रजातियों का अगर हमें किसान भाई चयन करते हैं तो न सिर्फ इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं बल्कि इनमें खरीफ मौसम में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता भी होती है। किसान भाइयों, जब खरीफ के मौसम में सिंचाई की बात आती है तो इस मौसम में सामान्य रूप से सिंचाई कम करनी होती है। हाँ, बुआई से लेकर पहले 1 से 1.5 महीने तक फसलों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि बारिश सही से नहीं हो रही है तो इस अवधि में 5 से 7 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा रोपाई के बाद जब गांठ बनने का समय होता है तब भी मिट्टी में नमी बनी रहे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। किसान भाइयों, जब हम खरीफ की बात करते हैं, खरीफ मतलब वर्षा का मौसम होता है। वर्षा के मौसम में सामान्य रूप से सिंचाई कम करनी पड़ती है, लेकिन इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है कि जब हम रोपाई कर रहे हैं उस समय से लेकर प्रारंभिक जो 1 से 1.5 महीने का समय होता है, उस समय हमारे जो उपज होती है, जो फसल होती है, उसका विकास हो रहा होता है। इस समय पानी की किसी भी हालत में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वर्षा नियमित अंतराल पे हो रही है तब तो हमें पानी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अगर वर्षा काल में अनियमितता है, समय से वर्षा नहीं हो रही है या 2 वर्षा के बीच में अधिक अंतराल देखने को मिल रहा है तो हम बीच बीच में 7 से 10 दिन के अंतराल पे हमें पानी सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा जब हम जो रोपाई करने के बाद जब गांठें बनने का समय होता है उस समय भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी में उपयुक्त नमी सदैव बनी रहे, जिससे हमारे बल्ब का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में प्याज में कीट एवं रोग लगने की संभावना अधिक होती है। बरसात के मौसम में प्याज में थ्रिप्स का प्रकोप देखा जाता है, अतः इससे बचाव के लिए अनुशंसित दवा के घोल का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि बरसात का मौसम ऐसा होता है जहाँ पे कीट एवं रोग व्याधियों का प्रकोप थोड़ा अधिक देखने को मिलता है। प्याज में मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो कीट के रूप में थ्रिप्स का थोड़ा सा प्रकोप देखा जाता है। तो थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5% का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से अगर हम 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करते हैं तो इसका समुचित नियंत्रण किया जा सकता है। वहीं जब हम बात करते हैं पर्पल ब्लॉच की तो इसके लिए हम मैनकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं और इसका नियंत्रण हो सकता है। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर प्याज रबी की फसल है, अतः यदि आप खरीफ के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो रबी की तुलना में इस मौसम में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आज का हमारा दूसरा विषय है गर्मा लत्तेदार सब्जियों में सिंचाई प्रबंधन के बारे में, कि हमारे किसान भाई कैसे इनका सिंचाई प्रबंधन करें। तो आइए हम अपने विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं। किसान भाइयों, झारखंड प्रदेश में गर्मी के मौसम में यूं तो अनेकों सब्जियों की खेती होती है, लेकिन किसानों द्वारा जिन लत्तेदार सब्जियों को प्राथमिकता दी जाती है वे हैं कोहड़ा, खीरा, कद्दू, नेनुआ, झिंगी तथा तरबूज। इन सारी फसलों को किसान भाई जनवरी से मार्च तक में लगा देते हैं, परंतु इन्हें लगाने का मुख्य समय जनवरी तथा फरवरी है। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में गर्मा सब्जियों की फसल लगा रखे हैं और अभी जो समय है प्रचंड गर्मी का है और ऐसे में सबसे ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है हमारी फसलों को और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सिंचाई की। तो आज हम इसी बात को लेकर आपसे जानकारी शेयर करेंगे और विचार करेंगे कि कैसे आप गर्मा सब्जियों में सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं, क्या उसकी दर होनी चाहिए, कैसे उसको अधिक से अधिक दिनों तक आप रख सकते हैं। और इसी सब जानकारी के लिए आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यान में, जहां आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी शर्मा, जो हमें जानकारी देंगे कि गर्मा लत्तेदार सब्जियों में आप सिंचाई का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे किसान भाई मुख्य रूप से सब्जी खेती गर्मा में जो खेती करते हैं उसमें मुख्य रूप से जो लत्तेदार सब्जी जो अभी प्राथमिकता दिया जाता है किसानों के द्वारा, उसमें जो है कोहड़ा है, खीरा है, कद्दू है, नेनुआ है, झिंगी है, तरबूज है। तो इन सारी फसलों को किसान अभी जनवरी महीने से लेकर मार्च तक भी लगाते हैं और मुख्य रूप से इसे जनवरी और फरवरी में ही अगर गर्मा में लगाने का उपयुक्त समय अगर देखा जाए तो जनवरी से फरवरी के बीच में लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ किसान जो हैं इसको मार्च तक भी जो लत्तेदार सब्जियों खेती जो फसल लगाते हैं उसको कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इन सब्जियों के लिए खेत की तैयारी जनवरी फरवरी माह में की जाती है। इसके लिए देसी हल या फिर एमबी प्लग जो मिट्टी पलटने वाला हल होता है उससे या 1-2 बार ट्रैक्टर से जुताई कर देनी चाहिए। फिर उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। इसकी मात्रा
150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक रहती है। जैविक खेती में गोबर खाद का ही इस्तेमाल होता है। इससे किसान भाइयों के सिंचाई की अवधि बढ़ जाती है और पानी कम खपत होता है। किसान भाई जो खेत की तैयारी जो जिस समय गर्मी के दिनों में या जनवरी फरवरी में एक बार देसी हल से, अगर उनके पास देसी हल है और नहीं तो MB प्लाऊ से, मिट्टी पे पलटने वाला हल है उससे 1 या 2 बार ट्रैक्टर से खेत की जुताई करके और जिससे मिट्टी पलट जाए और उसमें फिर सड़ी हुई गोबर की खाद जैसे 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर उसमें खाद मिला देते हैं तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और लंबे समय तक हम लोग अभी जैविक खेती की बात करते हैं तो इसमें गोबर की खाद को ही किसान देते हैं और उनको हम लोग सजेशन भी देते हैं कि रासायनिक जो विधि है उसमें कम, मतलब रासायनिक जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, उसका उपयोग कम से कम और जो गोबर की खाद है जैविक विधि से सब्जियों की खेती, चूँकि हमें मिट्टी को स्वस्थ भी रखना है और लंबे समय तक सिंचाई की में पानी की जो उपलब्धता है ये तभी संभव है जब हमें जैविक विधि में जाएंगे तो मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो लंबे समय तक कहने का मतलब जहाँ हम लोग 2 से 3 दिन में पानी देते हैं वहाँ पर हो सकता है कि उनको जो समय अवधि है वो 5 से 7 दिन के बीच में भी पानी देना पड़ सकता है और इसकी ज़रूरत भी है। झारखंड में खासकर पानी की जो समस्या है, किसान भाई पानी के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरत है अभी जैविक विधि से और मिट्टी को स्वस्थ बनाने का। मिट्टी का प्रोफाइल जो है उसको स्ट्रक्चर या बनावट जिसको बोलते हैं, जब तक हम लोग उसको धीरे धीरे इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हमारी मिट्टी सही नहीं होगी और पानी का जो होल्डिंग कैपेसिटी है, रिटेनिंग कैपेसिटी है, ये हम लोग बढ़ाने के लिए एकमात्र ऑप्शन है। परंपरागत विधि में थाला बनाकर उसमें प्रत्येक थाले में 2 से 3 बीज डालते हैं और उसमें नाली के द्वारा जब पौधा बड़ा हो जाता है तो आवश्यकता अनुसार पानी तथा घुलनशील खाद डालते हैं। इससे फसलों की बढ़वार अच्छी होती है। जैसे कि किसान भाई जो पहले परंपरागत विधि में जो करते थे खेती, जिसमें थाला बनाकर और मतलब लाइन से लाइन की दूरी, मुख्य रूप से जो लाइन से लाइन की दूरी जो मेंटेन होना चाहिए लगभग 4 से 5.5 फीट 6 फीट तक जा सकते हैं और पौधा से पौधा की दूरी 2 से 2.5 फीट। तो खेत की तैयारी करके और थाला बनाकर उसमें हम लोग 2 से 3 बीज प्रति थाला उसमें हम लोग डालते हैं और उसके बाद फिर उसमें नाली के द्वारा, जैसे खेत में नाली बनाकर, और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार हम लोग पानी देते हैं। उसमें फर्टिगेशन के लिए कुछ जो पानी में घुलनशील खाद है पौधों को ग्रोथ के लिए, उसमें हम लोग समय के अनुसार या उसका जो फसल की स्थिति है उसके अनुसार हम लोग फर्टिगेशन भी करते हैं, खाद भी डालते हैं, पानी में घुलनशील खाद भी डालते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई का सबसे बेहतर तरीका है टपक सिंचाई प्रणाली। इस प्रणाली से बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों में दिया जाता है। सामान्य तौर पर टपक सिंचाई के माध्यम से 2-3 दिनों में पौधों को पानी दिया जाता है, जबकि बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर आधे घंटे के लिए सुबह और शाम इस विधि से पौधों को पानी दिया जाता है। जैसे अभी अधिकांश किसान झारखंड में ड्रिप से अवगत हो चुके हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो ड्रिप सिंचाई में अगर वो फसल लगाए हैं तो लाइन से लाइन की दूरी जो है उसमें 2 से 2.5 फीट और पौधा से पौधा 1.5 से 2 फीट रखते हैं जनरली, या 3 से 3.5 फीट भी लाइन से लाइन जा सकते हैं कुछ पौधों में। तो ये लाइन को मेंटेन करते हुए, और ड्रिप सिंचाई में जहाँ तक आप जानते हैं कि ड्रिप सिंचाई में पानी बूंद बूंद पौधों की जड़ों में दिया जाता है। नाली विधि से भी पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाया जाता है। जब आप जैविक विधि से खेती करते हैं तो नाली के माध्यम से प्राकृतिक खाद जैसे जीवामृत भी पौधों तक पहुंचाई जा सकती है। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। नाली विधि में जैसे कि खेत में नाली बनाकर, जैसे खेत तैयार हो गया, थाला बन गया, तो उसके अनुसार हम लोग नाली बनाकर और पानी खेत में जब नाली में देते हैं, अभी हम लोग उसमें किसानों को कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे प्राकृतिक खेती में जीवामृत, हम लोग अभी दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों को जीवामृत बनाने का और उसको कैसे ड्रिप के माध्यम से सिर्फ पानी के साथ में जीवामृत अगर नाला में जाता है तो सीधा रूट जोन में जाएगा
और रूट जोन में जाने से उसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो माइक्रोब्स जो उसमें अपना एक्शन शुरू करते हैं, जिससे पौधों की जो पोषक तत्व है वो खाने योग्य मिलता है और पौधों का ग्रोथ भी उसी के अनुसार मतलब अच्छा होता है। इसलिए आज के डेट में किसानों को हम लोग जैसा कि जैविक विधि और प्राकृतिक खेती की बात अभी हो रही है, तो प्राकृतिक खेती में सिर्फ गाय का जो प्रकृति से उपलब्ध है, गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ या जो उसमें और भी जो उसमें पानी मिलाकर जो जीवामृत बनता है उसको नाली में देकर और सीधा प्लांट में हम लोग दे सकते हैं, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और किसानों को आमदनी भी बढ़ सकती है, फसल का उत्पादकता भी काफ़ी बढ़ सकती है और वो अधिक फ़ायदा भी ले सकते हैं। इस तरह से वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर चलकर यदि हम सिंचाई का प्रबंधन करें तो कम पानी में भी फसलों की अच्छी उपज ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ आज के अंक में जो हमने आपको कार्यक्रम दिखाया आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले हमारे पता जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो उठाइए कागज और कलम, बताइए कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा है। तो चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जोहार।